फ्रेंड्स, हमने पिछले पॉडकास्ट में ऐसा देखा था कि अगर किसी व्यक्ति को अपना धंधा शुरू करना है या उसने नया शुरू किया है तो उसका विजन और मिशन कैसा होना चाहिए। अगर आपने अपना नया धंधा शुरू किया है या करना चाहते हैं तो ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट खास आपके लिए है। फ्रेंड्स, आज हम जाने माने मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर शैलेश ठाकर जी से ये बात जानेंगे कि भाई एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होना चाहिए, उसके अंदर कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर शैलेश ठाकर जी से। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार। सर, फिर से एक बार आपका कुमार बायोस्कोप में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आपने ये बताया कि किसी को अगर नया धंधा शुरू करना है या अभी शुरू किया है तो उसका विजन और मिशन कैसा होना चाहिए। इस बार मुझे ये जानना है कि भाई एक एंटरप्रेन्योर का रोल कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। देखिए, हिंदुस्तान का ग्रोथ पॉसिबल है एंटरप्रेन्योर से ही पॉसिबल। ओके, मैं बहुत क्लियर हूँ इस विषय में। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ही कुछ काम कर रहा है ऐसा मैं, उसमें एंटरप्राइज बना के एंटरप्रेन्योर का चलना अपने आप में सिद्ध करता है। फॉर्मेट कोई भी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, वो फॉर्मेट कोई भी हो सकता। पर एंटरप्राइज पे एंटरप्रेन्योर का जानना जरूरी है कि वो अपने आप को चलाए। और मैं ऐसा मानता भी कि फ्रीडम सबसे बड़ी देन है एंटरप्राइज। ओके, एंटरप्राइज की सबसे बड़ी देन फ्रीडम। इंसान अपने टाइम से, अपने हिसाब से, अपने मैनेजमेंट के प्लानिंग के हिसाब से काम कर सकता है। ओके, अब दूसरी जगह पे जाओगे, पब्लिक सेक्टर में जाओगे, 10 से 6, 9 to 5, 10 से 6, बिल्कुल, या सुबह 8 से 6:30। यस। तो क्या 30-35 को, 3:35 को या 4 बजे किसी को मूड नहीं आ सकता काम करने का? आ सकता है, लेकिन वो तो घर जाने का टाइम हो गया अभी। मैं न्यूयॉर्क में था तो मैंने ऑफिसेस देखी थी जिसकी हर चाबी, हर लॉक की हर चाबी हर एक के जेब में थी, जिसको जब काम पे आना है तब आके काम कर सकते। क्या बात। पर वो फ्रीडम है पब्लिक सेक्टर में? तो मैं ऐसा मानता हूं कि एंटरप्राइज से ही कुछ हो सकता है और एंटरप्रेन्योर से ही कुछ हो सकता है। जिसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो लीड करता है उसको एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल। और बात रही रोल की, तो मैं मानता हूं दिन के 24 घंटे हैं, उसमें 9 से ज्यादा रोल आप कर नहीं सकते। ओके, 7 रोल बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं। 7 रोल मतलब 7 किरदार, जैसे फिजिकल, मेंटल, ओके, स्पिरिचुअल, फैमिली, होम, फ्रेंडशिप, पब्लिक, फिनांस, क्या बात, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, ये सब रोल्स हैं। तो इसमें से मेरे हिसाब से आप 7 से ज्यादा रोल नहीं कर सकते। और जो लोग मैंने देखे हैं वो 5 से ज्यादा नहीं। अब जैसे एक्सरसाइज, फिजिकल रोल, तो कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं?
टाइप्स ऑफ और एक्सरसाइज में मत जाइए। न्यूट्रिशन, डाइट कॉन्शियस, न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में मत जाइए। पर कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी, तो कितने लोग रिलीजियस को फॉलो करते हैं और कितने लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, अलग है। तो कितने लोग ये सेल्फ रूल करते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, कितने लोग करते हैं? बहुत कम। तो सेल्फ लीडरशिप किधर है? ओके, सेल्फ लीडरशिप, उसी को सेल्फ लीडरशिप बोलोगे ना। बिल्कुल। अपने आप को चलाना, फिजिकल रोल चलाना, मेंटल रोल चलाना, स्पिरिचुअल रोल चलाना, अपने आप में ही है ना, आपके अंदर ही है ना। तो रोल्स, एंटरप्राइज का रोल एक बहुत बड़ा रोल, उस रोल के हिसाब से अपने आप को प्ले करने का। शायद आपको वो तजुर्बा नहीं है, शायद वो ज्ञान नहीं है, शायद आपकी केमिस्ट्री उस बातों को समझने की नहीं है, पर मेरे हिसाब से वो होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। एंटरप्राइज रोल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा सर, आपने बोला कि एक सेल्फ लीडरशिप, जब सेल्फ लीडरशिप की बात आती है तो सेल्फ डिसिप्लिन की भी बात आती है। तो जो इंसान सेल्फ लीडरशिप को अगर फॉलो कर रहा है, फैमिली, स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंस, सब कुछ जो भी आपने बताया, 7 to 9 रूल्स के बारे में आपने बताया, तो क्या ये स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा? नहीं, उसको हैंडल कैसे किया जाए? स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। प्रेशर के बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, ऐसा देखा है 40 साल लगाने के बाद। ओके, सक्सेस, आर यू रनिंग आफ्टर हैप्पीनेस और आर यू रनिंग आफ्टर सक्सेस? आई थिंक बोथ अलग है, दोनों अलग है, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से प्रेशर इज मोर और लेस कनेक्टेड, stress is more or less connected with your life, your output, with your pressures, with your career. My answer is yes. My answer is yes. पर कितना प्रेशर लेने का, कब डिटैच हो जाने का, कब अटैच हो जाने का? सर, आपने बताया कि स्ट्रेस होगा, जो भी सेल्फ लीडरशिप में बिलीव करेगा या एक एंटरप्रेन्योर का रोल निभाएगा, क्योंकि उसको बहुत सारे रोल निभाए, तो प्रेशर तो रहेगा। तो सर, जॉब का प्रेशर और एंटरप्रेन्योर की लीडरशिप का प्रेशर तो दोनों तरफ है, तो फिर जॉब क्यों नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम्हारी पैशन कनेक्टेड है, तुम्हारी फ्रीडम कनेक्टेड है। यस, फ्रीडम है, बिल्कुल फ्रीडम है, प्रेशर है, पैशन है, इसलिए आपको एंटरप्रेन्योर बनना। मोर और लेस मनी का इंपॉर्टेंस बहुत है, और उस मनी को आप कैसे हैंडल करते हैं। और मेरे हिसाब से प्रेशर रहेगा। यस, माय आंसर इज यस। तो सर, कोई भी नया बिजनेस हो या पुराना बिजनेस कोई भी हो, तो उसमें प्रेशर तो आपने कहा ऐसा चलो रहेगा, लेकिन धंधे में रिस्क भी रहेगा। तो प्रेशर के साथ रिस्क को कैसे हैंडल करें? रिस्क कैनॉट बी टीच ऑन बेंचेस ऑफ द यूनिवर्सिटीज। ओके, वो खुद लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। पर मैं आपको ब्लाइंड रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क एंड रिस्क, क्या बात, तीन टाइप्स है ही आपके सामने ही है। कैलकुलेटिव रिस्क
सर तीनों के बारे में बताइए, सबसे पहले ब्लाइंड रिस्क, फिर कैलकुलेटिव और फिर रिस्क। ब्लाइंड रिस्क वो चीज है जो आप भरोसा करते हैं सामने के ऊपर, वो ब्लाइंड रिस्क। ओके। कि ये आदमी कर देगा, मैं फोन कर दूंगा तो या मिलूंगा या तो ये आदमी कर देगा। हाँ। फिर वो उस आदमी पे डिपेंड करता है, पर आपका भरोसा उस पर बहुत, वो ब्लाइंड रिस्क। कैलकुलेटिव रिस्क कि वो आदमी अपना जो है पूरा रिसोर्सेज, आपके पूरे रिसोर्सेज कंडक्ट करके, यूज करके आपको हेल्प करेगा, वो कैलकुलेटिव रिस्क है। अब आपके रिसोर्सेज में वो आदमी आ जाता है और वो आदमी अपना रिसोर्सेज यूज करके आपको कितना हेल्प करेगा, वो कैलकुलेटिव रिस्क है। और तीसरा रिस्क लेना चाहिए। हाँ, मैं हाँ कहता हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रिस्क है। तुम जिंदगी के साथ, क्या बात है, रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। ओके, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। इसलिए थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। यस, risk could not be trained and teach in universities, in colleges, in schools, higher schools. Yes, on benches. Yes, my answer is yes. Risk cannot be taught. Risk is to be done. Risk is to be realized. Risk is to be handled. Okay. तो सर बात हमने शुरू की स्ट्रेस से, उसके बाद आए हम रिस्क पे। अगर रिस्क की बात करें तो कैलकुलेटिव रिस्क की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिसमें आप एक कैलकुलेशन से आप और सामने वाला दोनों काम करते हैं और शायद ज्यादातर किस्सों में ये रिस्क सक्सेसफुल होता होगा। ओके, सो जब सक्सेस की बात आती है तो एक नॉलेज, अपडेटेशन, इन सब की भी बात आती है। तो कैलकुलेटिव रिस्क की अगर हम बात करें तो क्या नॉलेज और जो अपडेटेशन है हमारा, वो कितना जरूरी रहता है? आजकल डिजिटल भी है, सब कुछ है। देखिए, अपडेट होना या अपग्रेड होना कंपलसरी। ओके, कंपलसरी है एंटरप्रेन्योर के लिए। माय आंसर इज यस, कंपलसरी है। और एंटरप्रेन्योर के लिए अपडेट होना या अपग्रेड, चाहे वो सीखता है या वो स्किल्स को इम्पार्ट करके अपने आप में लाता है, या वो स्किल्स को हायर करके अपने साथ रखता है, पर अपग्रेड होना जरूरी। अब जैसे लैंडलाइन से मोबाइल आ, अब जैसे एक्चुअल से वर्चुअल आ, अब जैसे इंटरनेट आ, तो आप इंटरनेट से सोशल मीडिया आ गया। अब पिछले 5-10 सालों में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखो, पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया सोशल मीडिया का काफी। मैं आपको दूसरा कहता हूं कि मीडिया का प्रोवाइजेशन देखो, रेडियो, प्रिंट, टीवी और इंटरनेट और ऊपर सोशल मीडिया, तो कितना अपग्रेड हुआ, कितना अपडेट हुआ। सर ये अपग्रेडेशन क्या रिस्क में हेल्पफुल रहेगा? नहीं, आप उसको कंबाइन मत करिए। रिस्क अलग बात है, अपग्रेड टेक्नोलॉजी अलग बात है, पर अपने आपको अपडेट करना या अपग्रेड करना जरूरी है। मैं आंसर इज यस। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ, आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर नॉलेज बढ़ रहा है तो आप रिस्क लेने के लिए ज्यादा एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, हो जाते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो तुम हो जाते हो उसके साथ कनेक्टेड है। इंटरलिंकिंग है, मैं ऐसा कहूंगा इंटरलिंकिंग है, तो मैं कहूंगा हाँ इंटरलिंकिंग है। ओके,
अब सर बात आती है कि एंटरप्रेन्योर की जब बात आती है तो खुद का जब बिजनेस शुरू करता है लोग उसके साथ जुड़ते हैं, और खास करके बात करें इंडिया में, हमने इसके पहले विजन और मिशन में भी बात किया कि लाइक माइंडेड पीपल मिलना थोड़ी उसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो किसी को जॉब पे ही रखना पड़ता है मोस्टली इन मोस्ट केसेस। तो जब एक एंटरप्रेन्योर, एक नया बिजनेस शुरू करने वाला व्यक्ति किसी को एक या दो लोगों को स्टाफ एज एन एम्प्लॉय उनको अपने यहाँ जॉब देता है, तो एंटरप्रेन्योर को अपने स्टाफ को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, मैं स्टाफ वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं टीम वर्ड यूज करूंगा। ओके, टीम। और अप्रोच राइट होना चाहिए। माय आंसर इज यस। पर राइट अप्रोच किसको कहोगे आप, वो एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में आता है। You being an individual also as an entrepreneur, तुम फिनेंस के हेड हो सकते हो, तुम नेगोशिएशन के हेड हो सकते हो, तुम मार्केटिंग के हेड हो सकते हो, तुम ब्रांडिंग के हेड हो सकते हो, तुम प्रोडक्शन के हेड हो सकते हो, तुम एचआर के हेड हो सकते हो। इट डिपेंड्स कि अपना रोल डिसाइड कर, कि तुम्हारा कॉम्बिनेशन रोल अलग बात। ओके, एज एन एंटरप्रेन्योर, पर तुम्हारा कॉम्बिनेशन क्या है? समझो तुम्हारा कॉम्बिनेशन नेगोशिएशन स्किल और एचआर, तुम उसी के ऊपर चलो ना, दूसरी स्किल हायर करो, उसे टीम बनाओ, उसका फॉर्मेट डिसाइड करो, योर एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट योर हार्ट साइज इज प्लेइंग रोल हियर, इज प्लेइंग रोल कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, मुझे कितना देना चाहिए। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बगल के भी जो देश है, वहाँ एक जॉब का एटीट्यूड बहुत चला, ऐसा मैं मानता। पर माय रोल इज इम्पार्टिंग स्किल, ओके, yes, upgradation, yes, handling people with, it could be anything your combination. What is your combination? My combination is, suppose my combination is negotiation and HR. तो मुझे 8 घंटे से ज्यादा आदमी काम नहीं कर सकता, 8-9 घंटे से, रिसर्च कह रहे हो, तो उस 8 घंटा 9 घंटा तुम एचआर और नेगोशिएशन में लगाओ, सही। अब तुम बैलेंस शीट ढूंढने की कोशिश मत करो, अकाउंटेंट मत बनो, तुम्हें आता नहीं है। बिल्कुल, लीडरशिप इज नोइंग व्हाट यू डू नॉट नो। ओके, इज नोइंग व्हाट यू डू नॉट नो। बहुत बढ़िया, दैट इज लीडरशिप। आप क्या नहीं जानते हैं वो जानना ही सबसे बड़ी लीडरशिप है। और मेरे हिसाब से दम जिसको दम कहते हैं, हाँ, तो बहुत है, इंसान को आता नहीं और इंसान दिखा रहा है कि उसको आता है। हिपोक्रेसी बहुत। ओके, क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी ना कभी वो रिवील हो जाए, उससे एंटरप्रेन्योरशिप खतरे में आ जाए। तुम्हारा काम बिजनेस चलाना है, तुम्हारा काम बिजनेस में काम करना नहीं है। तुम अकाउंट्स में भी काम करोगे, तुम हर जगह पे काम करोगे, कंपनी में जितने डिपार्टमेंट है, क्वालिटी है, क्यूसी है, एचआर है, एचआरडी है, सर्टिफिकेशन है, मार्केटिंग है, फिनांस है, तो हर जगह पे तुम मास्टरी लोगे, और हर जगह पे मास्टरी इज अ फंडामेंटल। ओके, जैसे अपग्रेडेशन फंडामेंटल, वैसे मास्टरी भी फंडामेंटल। सर यही चीज आजकल बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिलती है कि आप अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप कर भी नहीं सकते, हर चीज की मास्टरी नहीं होती है। आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कौन सा है यार, उस हिसाब से चलो। और तुम 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। मैंने कितनी कंपनियों में
एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम कंफर्म किया है। कितनी कंपनी एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम, और ड्राइवर को बोला है कि एमडी के बगल की ऑफिस के सामने खड़े रहो। ड्राइवर को बोला है साहब को बिठा दो गाड़ी में, लेके चलो, एग्जिट टाइम क्लियर। अभी एक बहुत बड़ा कल्चर ये भी है कि साहब बैठे हैं तो अपने को बाहर बैठे रहे। बहुत बड़ा कल्चर कि साहब अंदर बैठे हैं तो बाहर बैठे हैं, लेकिन वो बेचारा छोटा आदमी क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए बैठा रहता। इसलिए मैंने साहब को ही निकाल दिया। साहब एग्जिट टाइम पे जाएगा, ओके, तो बाकी के सब लोग जाएंगे, तो बाकी के सब लोग बैलेंस कर सकेंगे अपनी जिंदगी। ओके। तो दूसरों के बैलेंस के लिए आपको भी एक डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मस्ट। लीडरशिप इज डेमोन्स्ट्रेशन, नॉट डेफिनेशन। ओ, आप गूगल पे भी सर्च कीजिए लीडरशिप डेफिनेशंस, मेरे हिसाब से 60,000 से ऊपर डेफिनेशन। लीडरशिप इज डेमोन्स्ट्रेशन। सर मैं चाहता हूं ये जो आपने बोला लीडरशिप इज डेमोन्स्ट्रेशन नॉट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एटीट्यूड। ओके, सो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बात बताइए कि एग्जैक्टली इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है। तुम्हारा लीड करना, मैनेजमेंट करना तो अलग बात है, पर लीडरशिप अलग बात है। पर लीडरशिप में तुम डेफिनेशन को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। तुम जिसको लीडरशिप मानते हो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। वो तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम्हारा डिसिप्लिन है, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि वॉकिंग ऑन टॉकिंग। वॉकिंग ऑन टॉकिंग इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंस, बिगेस्ट। इंसान कहता है 10 बजे, मतलब 10 बजे आ जाता है। 10 बजे के बिफोर टाइम का भी एक एनालिसिस है, मैं साइको एनालिसिस में नहीं जाता, पर वॉकिंग ऑन टॉकिंग पे जाता हूं कि आपने जो कहा उसको एग्जीक्यूट, जो कहा वो उसको एग्जीक्यूट कीजिए। वो वॉकिंग ऑन टॉकिंग, वो डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। डोंट डिफाइन, डोंट टॉक, डोंट राइट। मची पची। इसके बाद का लफड़ा ये है कि लोग ये कहते हैं कि लोग आपके बारे में कुछ भी कहते हैं। It is better to demonstrate. What do you mean by that? That is demonstrated by you. Leadership is doing by your own self. Leadership is something doing by your own self, following discipline, following punctuality. मैं ऐसा कहता हूँ कि तुम्हारे निकलने से, आने से, जाने से लोग घड़ी मिलाने चाहिए। कि साहब निकले हैं तो 10 बजे हो, साहब निकले हैं तो 5 बजे हो। लोग अपनी घड़ी आपके आने जाने से मिलाए, ऐसा डिसिप्लिन आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है सर, आपने बहुत ही मतलब एक जो इसके पीछे का जो मर्म था इतना बढ़िया बताया कि वॉकिंग ऑफ टॉकिंग, आप जो बोलते हो वैसा आपको पहले करके दिखाना है। वो एक पुरानी एक जो स्टोरी थी छोटी सी, हाँ, कि भाई एक बच्चा आता है, वो किसी साधु के पास उसकी मम्मी लेके जाती है कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, बोले कि 1 हफ्ते बाद आओ। तो फिर 1 हफ्ते बाद गई, फिर साधु ने बोला बेटा गुड़ मत खाना आज से। तो उस बच्चे ने छोड़ दिया, लेकिन उसकी मम्मी को डाउट कि 1 हफ्ते पहले भी मैं आई थी, तो आपने क्यों ऐसा कहा? बोले मैं खुद गुड़ खाता था, उसको कैसे मना करूंगा। लीडरशिप इज डेमोन्स्ट्रेशन। वन लाइन, लीडरशिप मींस डेमोन्स्ट्रेशन। आप जैसा बोलते हो वैसा आपको करके दिखाना है। मस्ट। यस, वॉकिंग ऑन टॉकिंग, वॉकिंग ऑन टॉकिंग, बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ में आपको स्टैंडिंग टॉल भी कहते हैं। स्टैंडिंग टॉल वो क्या होता है? स्टैंडिंग टॉल का मतलब है कि तुम जिसको मिलो, उसको मिलने के बाद लगे ये आदमी बड़ा ऊपर वाला आदमी है, ऊंचाई वाला आदमी, वो स्टैंडिंग टॉल। आजकल ऐसे लोग कम दिख रहे हैं।
ओके, इसमें फिजिकल हाइट की बात नहीं है, नहीं है। एक सक्सेस की, Psychological। उसका एक डिसिप्लिन। यस, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल। और मैं ज्यादा कहूँ तो आपका रोल मॉडल होना चाहिए। तो जब भी किसी से बात मैं आपको हो, दूसरा बता, आप कहीं पे भी जाते हो, शर्ट मार्केट में शर्ट लेने जाते हो, घड़ी लेने जाते हो, पैंट लेने जाते हो, कार लेने जाते हो, टीवी लेने जाते हो, तो जाके दिखा दे भाई, ऐसा ऐसा दो ना, ऐसा दो ना, उस तरीके का, तो आदमी भी दिखाओ ना, क्या बात है। ऐसा 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 बना दो ना। तो रोल मॉडल कहाँ दिखते हैं आजकल? आजकल रोल मॉडल कहाँ दिखते हैं? बहुत कम। बहुत, अरे कम भी देखने को मिल गए तो भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। रोल मॉडल्स कहाँ कम दिखते हैं। इंसान को अपना बिहेवियर, एटीट्यूड उस रोल मॉडल से नजदीक जाके, बहुत नजदीक जाके रखना चाहिए। रोल्स एंड रोल मॉडल्स प्ले बिग रोल इन द लाइफ, वन लाइफ। सबसे पहले तो आप ये समझिए, पृथ्वी पे से एक ही बार जाए, ये ओनरशिप वाला फंडा भूल जाइए। याद रखिए, लोग जुड़ जाते हैं सफलता के पीछे, ओनरशिप के पीछे। और मैंने अभी पिछले 5 सालों में एक शब्द सुना है, पार्टी है, 500 करोड़ की पार्टी। हाँ, ऐसा लफ्ज सुना है, तो उसका मतलब ओनरशिप, 500 करोड़ ओनरशिप। आप ओनरशिप पे तो फिर आपको तो जाना है, एग्जिट है आपका तो फिक्स है। आप विजिटर पे बेस पे लिगेसी, विजिटर, लिगेसी, रोल मॉडल, ये सब फंडा मेरे हिसाब से पॉपुलर नहीं ये होना चाहिए, क्योंकि यही एक फंडा है। लोग कहते हैं, करते नहीं। कथनी और करनी में फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत। तो मैं ऐसा चाहता हूँ, रोल मॉडल्स, देयर कुड बी मल्टी रोल्स मॉडल। My answer is yes. There could be multi role models. Yes, my answer is yes. आपका फिजिकल रोल प्ले करना है तो आपको कपिल देव आपका रोल मॉडल होगा। आपको आवाज ठीक करनी है तो अमिताभ बच्चन आपका आवाज का रोल मॉडल होगा। और आप रोल मॉडल्स को इंटीमेट कीजिए, धीरे धीरे आप 2, 5, 7 साल में आप ऐसे बन जाओगे। आप रोल मॉडल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जो आपने कहा, वॉकिंग ऑन टॉकिंग। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे अंदर से आवाज आ, कि ये मैंने बोला है तो मुझे अब ये करके दिखाना है। एक्टिंग नहीं, ड्रामा नहीं, एक्चुअली कर। तो सर, ये जो पूरी बात आपने बताई, वॉकिंग ऑन टॉकिंग वाली, बिजनेस के साथ अगर रिलेट करें तो बिजनेस में बहुत सारी अनिश्चितताएं भी होती हैं। हाँ, तो क्या उस टाइम पे ये चीज को फॉलो करने से कोई फर्क पड़ेगा? यस, आपको याद रखना नहीं पड़ेगा मैंने किसको क्या कहा, वो याद रखना नहीं पड़ेगा उसको। और एंटरप्राइज को तो चैलेंज होता ही, एवरी डे इज अ चैलेंज, एवरी डे इज अ प्रॉब्लम, एवरी आवर इज अ प्रॉब्लम। तो एंटरप्राइज तो उसी हिसाब से। सर, ये जो वॉकिंग ऑन टॉकिंग वाला फंडा है, क्या वो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहता है? माय आंसर इज यस, यस। क्योंकि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि आपने क्या डिसीजन लिया, बट एंटरप्राइज में डिसीजन लेना चाहिए। यस, माय आंसर इज यस। लोग, मेरा ऐसा मानता है, लोग सुनते हैं, देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, पर डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन लिया,
और फिर डिसीजन के पीछे जुड़ जाओ। पूरा एनर्जी फोर्स है, उसको काम पे लगाओ और डिसीजन को लोग सही कहे उस साबित करने में लग जाओ। ये डिसीजन इसने जो लिया था वो सही था। उसमें लग जाओ। पर पहले डिसीजन लोग डिसीजन नहीं लेते। तो सर इसका कारण क्या है? डिसीजन लेने में शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं, शायद सफलता का एहसास नहीं, पर डिसीजन लिया सर और उस डिसीजन पे काम किया। सर बात डिसीजन की है, तो डिसीजन लेना इजी तो नहीं होता है हर एक के लिए। ओके, डिसीजन के लिए 5 स्टेप फॉर्मूला। एक सर मैं उसी पे आ रहा था। एक रिसर्च किया, बिल्कुल। 2 एनालिसिस किया कि इसने ये डिसीजन लिया तो क्या हो। इवेल्युएट किया कि इवेल्युएशन भी एक फंडा है कि इसने ये डिसीजन लिया तो क्या हुआ। तो डिसीजन पे डेटा है, एनालिसिस है, रिव्यू है, इवेल्युएशन है, इम्पैक्ट है, देखा कौन, उसके ऊपर से डिसीजन लो और उस डिसीजन लिया फिर उसके ऊपर काम करो। नहीं तो मत लो ना। कौन कहता है आपको कोई फोर्स? एंटरप्रेन्योरशिप का फ्रीडम ही तो फंडा है। आपको कौन कहता? आप अपनी मर्जी से चलने वाले लोगों में से एक लोग हो, तो आपको कौन कहता? लेकिन कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, इसलिए तो डिसीजन लिया तो दूसरों से थोड़ा हट के। एग्जैक्टली। लेकिन ये बात मुझे बहुत ही इसने मुझे आपकी इस बात ने मुझे बहुत ही अच्छे से स्पर्श किया है कि भाई डिसीजन अगर आपको लेना सीखना है तो आप दूसरों को भी ऑब्जर्व करो। मस्ट नॉट ऑब्जर्व ओनली, listen, follow, silently observe. Yes, nobody is asking you, nobody is doing it. Do you ever seen a university is opening a master in observation? No. सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, और उसने किया तो उसका क्या हुआ वो ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है। सर इसमें ब्रेन ड्रेन कितना हेल्पफुल रहता है? वो ब्रेन ड्रेन इसलिए शायद लोग चले गए कि वहां स्कोप नजर आए। एक मैं आपको 3S सीखा। 3S ओके। स्पीड, स्केल एंड स्कोप। ओके, स्पीड, स्किल एंड स्कोप। स्पीड बहुत है, वर्ल्ड की स्पीड बहुत है। यूएस में जो आज रिलीज हुआ वो मेरे हिसाब से 4 घंटे के बाद उसका डुप्लीकेट हांगकांग बैंकॉक में, और 8 घंटे के बाद पूरे वर्ल्ड में, बिफोर 24 आवर्स। तो स्पीड बहुत, स्पीड आप सोच नहीं सकते इतनी स्पीड। स्केल, अपने स्केल चेंज किया, और एवरी 9 years चेंज योर स्केल। ऑन एवरी 9 years चेंज योर स्केल। हर 9 साल में अपनी स्किल को चेंज करो। धीरूभाई अंबानी रिलायंस का स्केल चेंज किया। स्केल चेंज किया। और तीसरा स्कोप, अगर स्कोप नहीं है, आप मानते हो कि वीडियो बिजनेस में स्कोप है? हाँ, तो ही वीडियो बिजनेस में किया, स्कोप होना चाहिए। सर यहाँ पे स्किल का मतलब
स्किलफुल लोगों को हायर करना है या फिर अपने विजन को भी थोड़ा चेंज करना है? नहीं, विजन चेंज नहीं करना, विजन चेंज नहीं करना है। आपको स्किलफुल लोगों को हायर करने का, आपको मॉडस ऑपरेंडी आपका बनाना, जॉब पे रखने का, पार्टनरशिप करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, नहीं लेने का। पर स्किल के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। माय आंसर इज यस। हार्ड स्किल के साथ या सॉफ्ट स्किल के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। माय आंसर इज यस। सर, जब ये एक पूरा एक माहौल क्रिएट होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, इंसान एंटरप्रेन्योर बनता है, नया धंधा शुरू करने की ठान लेता है, शुरू कर भी लेता है, फिर उसका एक एटीट्यूड जो है वो टुवर्ड सोसाइटी किस तरीके से रहना चाहिए? ईगोलेस रहना चाहिए। ईगोलेस, ओके। लोगों का ईगो बहुत बढ़ जाता है। सबसे बड़ा समस्या ये है अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं, इसलिए ईगो है या नहीं है वही मालूम नहीं। अगर सोसाइटी के लिए यूजफुल होना है तो आपको ईगोलेस होना पड़ेगा, आपको नॉर्मल होना पड़ेगा, आपको नेचुरल होना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप चलना चाहते हो या लोग आपको चलाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट। किसी एक आदमी ने तुम्हें गाली दी है, ऊपर तुमने गाली दी है, उसका मतलब ही यही है कि उससे तुमको चलाए। ओके, तुम चलना चाहते हो या लोग तुम्हें चलाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसमें ये इम्पोर्टेंट कला है ऑब्जर्वेशंस, साइलेंस, वॉकिंग ऑन टॉकिंग, स्टैंडिंग टॉल, बिल्डिंग टीम, listening people, attitude, communication, consistency, discipline, ये सब उसी में आता है। ये सब सॉफ्ट स्किल। ओके। हार्ड स्किल ये है कि आप मशीन्स पे काम करते हैं। जो लोग मशीन्स पे काम करते हैं वो हार्ड स्किल। रोड बनाते, सड़क बनाते, वो हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल आपकी एटीट्यूड। तो आपको हार्ड स्किल भी सीखना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल भी सीखना पड़ेगा। बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, यस। अपग्रेड होना पड़ेगा, यस। हायर करना पड़ेगा जो स्किल आपके अंदर नहीं है, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए चाहिए, पर आपके अंदर नहीं है, तो वो हायर करना पड़ेगा। शायद इसीलिए ईसॉप आया। ईसॉप इज अ फंडा। ओके। ईसॉप, उसी में ईसॉप आया। सर, ईसॉप क्या है? ईसॉप इज नथिंग बट इक्विटी पार्टनरशिप। इक्विटी पार्टनरशिप। 2-3 साल आदमी रहता है, फिर चला जाता है। ओके, टेम्पररी सपोर्ट। फिर चला जाता है, पर तुम उसको इक्विटी राइट दे दो ना, तो वो नहीं जाएगा। लेकिन सर, ऐसा भी हो सकता है टेम्पररी सपोर्ट लेके आप एक एस्टैब्लिश हो जाओ, फिर शायद आपको जरूरत ना पड़े। ऐसा आप सोचते। लीडरशिप नहीं, जरूरत नहीं है फिर भी आदमी को रखना, वो लीडरशिप। रतन टाटा ने अपने ड्राइवर को छोड़ा नहीं। ड्राइवर को, जब ड्राइवर रिटायर हुआ आखिरी दिन है, तो उसको वो जिसने गाड़ी चलाई, वही गाड़ी उसको दान में दी। ओह, तो छोड़ना नहीं, रखने के साथ। इसलिए तो तुम 2-3 साल पहले मिले। छोड़ना क्यों? यूज करना छोड़ दो। आजकल फंडा आदमी को यूज करना चाहिए। ओके। थोड़ा उसमें शायद कभी थोड़ा बहुत छोटा मोटा नुकसान भी हो सकता है, थोड़ा बहुत सहना भी हो सकता है, लेकिन यू शुड बी लॉयल विद ईच अदर। हाँ, करो, नुकसान भी हो, थोड़ा बहुत तो करो ना। सही बात है।
तो सर ये जो एक पूरा एक नया फंडा जो सामने आया है, अगेन मैं उस चीज पे आऊंगा जिसके ऊपर मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि दो चीज से लोग बहुत डरते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, रिस्क एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो आपने चीज पूरी बताई, क्या वो रिस्क और डिसीजन मेकिंग में अगेनली मैं पूछ रहा हूँ हेल्पफुल कितना रहेगा? बहुत हेल्पफुल है। एंटरप्राइज में रिस्क एंड डिसीजन के बिना चल नहीं सकते। दोनों एवरीडे इज अ प्रोसेस। दोनों एवरीडे इन ए प्रोसेस। माय आंसर इज यस। यस, रिस्क भी बहुत चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी बहुत चाहिए, पर वो सीख लो। डिसीजन लेने तो पड़ेंगे ही आपको, पर सीख लो। सुनने की कला, स्मित की कला, साइलेंस की कला, ये सब कलाएं सीख लो, वो यूजफुल रहेगी। सर वो किसी भी फील्ड में यूजफुल हो सकती है। लाइफ में यूजफुल ही है पूरी लाइफ। यस। और शायद ये जितने भी मैं आपको स्टोर, मैं आपको एक, मैं गौतम भाई के साथ उनका छह मंजिल का बिल्डिंग, गौतम भाई अदानी, 6 महीने 6 लिफ्ट में 6 मंजिल जाना पड़ता है। तो 6 मंजिल तक न वो बोले न मैं बोला, और दोनों मुस्कुराए, दोनों मुस्कुरा रहे, क्या दोनों सुन रहे। यस, माय आंसर इज यस। ओके। बोलना नहीं, क्योंकि बोलोगे तो करना पड़ेगा। टॉकिंग और टॉकिंग। ओके। और आप दोनों ये फंडे बहुत अच्छे से जानते थे। तभी तो इस लेवल पे पहुंचे। राइट। बोलना नहीं है, सुनना है, समझ लेना है, मुस्कुराना, और डिसीजन लेके काम करना है। ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसफर करना ही एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बात है। ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसफर करना ही एंटरप्राइज। तो सर ये भी हो सकता है जो चीज वॉकिंग और टॉकिंग की बात है वो मन में होना चाहिए कि मुझे इस पाथ पे चलना है। हाँ, तो ये तो फिक्स है, फिक्स ही है। भले आपको बोलना नहीं है, माइंड में तो रखना है। 30-40 साल लगाना भी है, जरूरी नहीं आज रात को हुआ, पर 30-40 साल 50 साल लगाएगा उसके पीछे लगाएगा, क्योंकि सपना मैंने सपना देखा है। तो सर ऐसा हो सकता है कि आपने जो एक रास्ते पे चले हो, जो रास्ता बनाया है, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हाईवे हो जाएगा। जनरेशन सुनना अलग सवाल है, आपको दूसरा एपिसोड लेके आना पड़ेगा। जनरेशन पे बच जाओ, पर आपको 30-40 साल 50 साल लगाने का सपने के लिए। और एवरी रात को मीटर डाउन मुंबई में टैक्सी है, तो टैक्सियां मीटर डाउन करती, और फिर पैसेंजर आता है तो मीटर राइज कर, अप कर, नेक्स्ट डे फिर से राइज हो जाओ, रात को फिर से डाउन हो जाए। एंटरप्राइज मेरे हिसाब से शायद उसी का। सर आपने बीच में एक बात की, पार्टनरशिप की जब बात आती है तब फिर से रिस्क और डिसीजन मेकिंग वाली बात फिर से आ जाती है, उसमें भी वो लागू होता है। तो पार्टनरशिप करते वक्त किन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए? पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं, शायद इसीलिए आउटडेटेड हो। हाँ, पार्टनरशिप बहुत कम देखने को मिलती है। राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, पब्लिक, प्राइवेट, सब ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग, हर एक की स्ट्रेंथ है, हर एक की वीकनेस। ओके। सो सर आखिर में ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर का स्वॉट एनालिसिस अगर आप बता सकें। देखिए, स्ट्रेंथ आपको डेवलप करना पड़ेगा मेरे हिसाब से 3S,
risk, decision making, वो ऐसा. That's what I like. Weakness, there is a financial weakness. There is a power weakness. There is a stress, pressure, huge pressure. But you have to learn and unlearn. Learn and unlearn. हाँ, वो एक फंडा भी है. Learning, unlearning, de-learning and relearning. Learning मतलब आपको सीखते रहने का, आपको अपग्रेड हो. De-learning मतलब आपको भूल जाने का जो आपने सीखा था. पिछले किसी ने चेंज किया, तुमने जॉब चेंज किया, नया बॉस. तो नए बॉस के साथ कैसे हैंडल करने का, नए बॉस के साथ कैसे काम करने का, नए बॉस को कैसे रिपोर्ट करने का, वो सीखना. और जो पुराना है उसको डी-लर्न करना. रीलर्न, कुछ बातें रीलर्न करनी पड़ती हैं आपको, एक बार सीखने से थोड़ी याद है, तो रीलर्न करना. Unlearn और de-learn same? नो, अनलर्न स्टेट ऑफ माइंड की, स्टेट ऑफ माइंड अनलर्न में है. अनलर्न में रहना चाहिए, चाहे आपको बहुत सी बातें आती है, पर फिर भी आपको दिखाने का नहीं, वो अनलर्न. अनलर्न is able to learn new things is unlearn. कई बार वो न्यू नहीं होती, वो हमारे नाउन भी होती है. और वो कर, शायद तुम जानते भी हो, पॉलिशिंग करते हो, नर्चरिंग करते हो, आयनिंग करते हो, तो तुम तैयार हो जाते. पर उसके लिए अनलर्निंग स्टेट ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर बैंड, फॉर बेटर, अच्छे अपना वर्जन, नया वर्जन लाने के लिए. मैं ऐसा मानता हूँ. हाँ, यस, होना चाहिए. अनलर्न होना चाहिए. Okay. Unlearn clear. Learning is you are learning. Yeah. Unlearning is a state of mind. State of mind. पर शायद उस वक्त हो सकता है आपको आता भी है, अवेयरनेस पे आता है, अलर्ट पे आता है, पॉलिशिंग पे आता है. डीलर्न का मतलब आप डिलीट कर दो. चेंज इन बॉस. यस, पुरानी चीजें डिलीट करके नई चीजें. और रीलर्न, तुम्हें पहली बार में तुम थोड़ी सीख जाते, तुम साइकिल से कार पे आए, तो कितना रीलर्न किया, बार बार रिपीट. यस, बार बार सीखना. तो रीलर्न, बार बार सीख. कुछ चीजें पहली बार में याद रहेगी. That's why mother is a good teacher. Okay. Because mother train a daughter in a kitchen without any tools and technology. That's why mother is a good teacher. Okay. Without any tools, without any technology. सर टूल्स तो नहीं हुआ, किचन के साधन सब वो बयान नहीं होते. आप जैसे हम लोग जैसे रोटी बना, तो रोटी बनाने से गोल बनती है, आटा ऐसे बनता है, ऐसे बनाने का, ऐसे गैस पे रखने का, फिर उसको ठीक ठाक हो जाने के बाद उसको उतार देने का, वो ऑब्जर्वेशंस. तो ऑब्जर्वेशन इज ए टेक्नोलॉजी. पर वो तो हम लोगों ने सीखा. लड़की ने माँ को पूछो ना, माँ ने लड़की को बताया नहीं बताया. रोटी कैसे बनता है, रोटी ऐसे बनती है. That's why mother is a good teacher. ऑब्जर्व भी करना है और उसको प्रैक्टिकली भी अप्रोच करके अप्रूव करना है, उसको बनाने का, फिर उसको एग्जीक्यूट भी करने का. राइट. एग्जीक्यूट करने के. मदर, तुम एक पॉडकास्ट में बहुत मदर डॉटर, मदर इज a 10 sigma example of a word. Oh, not 6 sigma. 6 sigma is the errorless company. जहाँ कोई भी गलती नहीं होती, वहाँ 6 sigma होता है. अच्छा.
ये जापान देता है। हम्म, मैं आपको 10 सिग्मा कहता हूँ, मदर डॉटर रिलेशनशिप इज 10 सिग्मा सर्टिफिकेशन। क्या बात है। एररलेस तो छोड़ो, एरर तो कभी नहीं होती। संडे तुम्हारे लिए होता है, मदर के लिए थोड़ी होता है, वाइफ के लिए संडे थोड़ी होता है। उसको चाय बनाना पड़ता है, शौहर जागेगा, शौहर को चाय पिलाने का, तो संडे किधर है? राइट। तो संडे तुम्हारे लिए है, तो मदर के तो वाइफ से वुमन से तुम सीखो ना यार। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। वुमन रिसर्च में आपको कह दूं, वुमन इज ए प्रूव्ड रिसर्च एंड बेस मल्टी रोल्स मास्टर। मल्टी रोल मास्टर। मल्टी रोल्स मास्टर इज ए वुमन, चाहे कोई भी हो। क्या बात है। और किसी भी इंसान के अंदर जाना है तो उसको उसकी स्ट्रेंथ देख, उसकी वीकनेस पर। नन इज कंप्लीट, नन इज परफेक्ट। उसकी स्ट्रेंथ देख, स्ट्रेंथ से तुम उसको लव कर सकते हो, वीकनेस से तुम उसको हैट कर सकते हो। वीकनेस को छोड़ लो, क्योंकि नन इज कंप्लीट। ओके, क्या बात है सर। आज तो आपने जो एंटरप्रेन्योर का जो रोल है वहां से शुरू करके मदर के रोल तक जो आपने बात की, वो मेरे ख्याल से जो भी हमारे दर्शक गण हैं उनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहेगा। लास्ट में फिर से एक बार मैं कहूँगा, एक छोटा सा मैसेज हमारे नए धंधा शुरू करने वाले या धंधे के बारे में सोचने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एंटरप्रेन्योर्स में 30-40 साल लगाने, रोल्स, आपका रोल्स जस्टिफाई करने, आपको अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट सीखने, और रिस्क, डिसिप्लिन, स्माइल, लिसनिंग, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, ये सब सॉफ्ट स्किल है। तो सॉफ्ट स्किल को सीखने का वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और सबसे पहले उसके लिए पढ़ाई जरूरी नहीं, उसके लिए डिग्री का होना जरूरी नहीं, उसके लिए PhD का होना जरूरी नहीं, उसके लिए MBA का जरूरी नहीं। हिंदुस्तान के जो 100 लोग बने, उसमें से 90 से ऊपर लोग ग्रेजुएट बड़ी मुश्किल से हुए। स्कूल ड्रॉप आउट, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट could be a skill for next 30 years and 40 years. Wonderful, great time.